नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। और एक लंबे इंतजार के बाद आज मैं फिर आप सबके सामने हूं इस 18वीं लोकसभा के इस दौर में जो गर्मी का जो तापमान पिछले एक महीने से देश में चढ़ा, जो चुनाव को लेकर राजनीति चली, बयानवीरों ने बयानबाजियां की और कहीं कोई रोता नज़र आया तो कहीं हंसता हंसाता भी नज़र आया। कहीं किसी को जेल की सैर करनी पड़ी तो कहीं गोली और बंदूकों की आवाज़ें भी सुनने को मिली। इन सारी चीज़ों को लेकर कल छठे चरण का मतदान है और उसके बाद 1 जून को अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण का मतदान होगा। चाणक्य स्पेशल में आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उन साथियों से। चलते हैं प्रतापगढ़। R.K. पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे जिला ब्यूरो है प्रतापगढ़ से। मऊ पूर्वांचल से हैं राजेश वर्मा जी, ब्यूरो हेड है मऊ से। मुकेश यादव हैं हमारे साथ वाराणसी से ब्यूरो हेड। हरफुल यादव हैं प्रयागराज फूलपुर से। आप सभी चारों लोगों से एक ही मेरा निवेदन रहेगा, जिससे सवाल किया जाए आप लोग वही आदमी जवाब देगा और दूसरे के साथ जवाब में अगर चाहें तो इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरफेयर का दायरा एक ऐसा रहे कि सम्मानित तरीके से रहे। चलिए, हम बात करने जा रहे हैं चुनाव की उस गर्मी को लेकर, उस तापमान को लेकर, जिसको लेकर चाणक्य हमेशा जाना जाता है। चाणक्य की एक खासियत रही कि चाणक्य बोलता कम है, करता ज़्यादा है। और वास्तव में चाणक्य स्पेशल विगत कई चुनाव में इस बात के लिए जाना जाता रहा कि चाणक्य स्पेशल में हमने जब जो कुछ भी कहा वो हुआ। और इस बार भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि चाणक्य स्पेशल आज से शुरू हो चुका है, जो प्रतिदिन आपके सामने आएगा और कुछ ना कुछ चुनाव से जुड़ी नई चीज़ें आपके सामने लेके आएगा। और 2 जून की शाम 7 बजे चाणक्य स्पेशल यानी कि चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी इस बात की घोषणा कर देगा कि 4 जून को सरकार किसकी बन रही, यानी कि अब की बार किसकी सरकार। चलता हूँ मैं पूर्वांचल, सबसे पहले चलता हूँ राजेश वर्मा जी के पास। वर्मा जी, जिस तरह से एक तो प्रकृति का तापमान 47 डिग्री 45 डिग्री चल रहा है और राजनीतिक तापमान भी पूर्वांचल में बढ़ा हुआ है, मऊ की क्या स्थिति है? मऊ में क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसके हाथ जाएगी मऊ की सीट? सबसे पहले विवश को मेरा नमस्कार जी। और रही बात तापमान की, तो ये चुनावी तापमान तो चरम पर चला जा रहा है, लेकिन इस तापमान में वोटिंग का परसेंटेज कम होना मायने रखता है। मायने ये नहीं रखता कि गर्मी बहुत अधिक है। यदि गर्मी बहुत अधिक होती तो प्रत्याशी महोदय लोग इस कड़ी धूप में बाहर नहीं निकलते। तो चुनावी तापमान तो अलग है, राजनीतिक तापमान भी काफी आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का कम होने का मतलब ये नहीं है। हाँ, 2-3 बिंदुओं पर यदि गौर करें हम, सबसे पहली बात मैं युवाओं की तरफ लेके जाता हूँ। आज का युवा मेरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 7.5 करोड़ ऐसी मतदाता है जो किसी भी चुनाव की दशा और दिशा को बदल सकते हैं जी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये युवा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज युवाओं की स्थिति पर आप नजर डालें, विगत कई सालों से नहीं वर्मा जी, युवाओं की अगर बात करें तो मेरा भी एक सवाल ये उठता है कि आखिर जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक ये बेरोजगारी का मुद्दा किसी भी चुनाव में कभी छूटा नहीं, हमेशा लागू रहा। चाहे कांग्रेस सत्ता में रही, चाहे कोई भी दल सत्ता में रहा, बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा बरकरार रहा, युवाओं का मुद्दा हमेशा बरकरार रहा। आखिर ये बीमारी खत्म कब होगी? कब ऐसा होगा जब युवाओं का मुद्दा सामने नहीं आएगा वर्मा जी? लेकिन इसके पहले यदि आप देखें तो जिस तरह से पेपर लीकिंग का मामला आया हुआ है, क्या शुरुआत चाहे कांग्रेस का समय रहा हो, चाहे अन्य दल जैसे बसपा और सपा का समय रहा हो, क्या इतने पेपर लीक आउट हुए? नहीं, देखिए, पेपर लीक आउट कब होता है, इसके पीछे 2 पहलू होते हैं। आप भी शिक्षा जगत में इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार अगर पेपर लीक हुआ या कोई और कारण हुआ तो उसके पीछे के कारण क्या है, वो आप बेहतर जानते हैं। जब सत्ता में बैठी हुई पार्टी अपने लोगों को डायरेक्ट बुलाकर अगर पद दे देगी, नौकरी दे देगी, तो पेपर लीक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन जब सत्ता में बैठी सरकार सख्ती बरतेगी तो चोरों को जिनकी आदत है चोरी करने की, वो थोड़े सुधर जाएंगे। वो हिंदुस्तान में कहावत है ना वर्मा जी की, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, सवाल तो ये है कि सत्ता क्या सर शासन की भी
सम्मिलित होती है इसमें, क्योंकि अधिकारी लोग इसमें मिले रहते हैं जी। अगर अधिकारी टाइट रहे, कोई पेपर जहां से आता है या जाता है, तो इसमें सर क्या इसमें शासन का भी मिलीभगत हो सकती है? देखिए, बिना शासन के मिलीभगत के तो चोरी होती नहीं। हाँ, लेकिन जो एक मुद्दा है, मेरा सवाल फिर वहीं आया। वर्मा जी ने एक बेरोजगारी और युवाओं की बात की। आज की डेट का युवा है जो विगत 10 वर्षों पहले उस युवा की स्थिति क्या थी और आज इन 10 वर्षों में उस युवा की स्थिति क्या है? वो मैं मानता हूँ आपकी बातें। अगर आप उस बात को मानते हैं वर्मा जी, तो कहीं ना कहीं अब हम लोगों को इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि युवा, बेरोजगारी, शिक्षा, इन चीजों को लेकर जो विगत 60, 70, 75 वर्षों से देश में हम लोग राजनीति चलती आ रही है, हर रात चुनाव में ये मुद्दा जिंदा होता है, चुनाव खत्म और मुद्दा खत्म। सर एक बात ये भी है जी, एक बात ये है कि पेपर लीक होने पर जी, यानी कई वर्ष जो युवा होते हैं, जो तैयारी करते हैं, तो उनका ओवर एज होना, इसके लिए सर क्या शासन को ओवर एज की बहाई, ये ओवर एज हो जा रहे हैं, उनके लिए शासन क्या यानी लाएगी? जो बिल्कुल शासन को तो उसमें एक पहल करनी चाहिए थी कि जो युवा जिन्होंने परीक्षा दी है, या तो उन परीक्षा को दोबारा करवाते, या फिर उसको कहीं ना कहीं ओवर एज के मामले को निपटाकर उनको इस लायक बनाते कि वो दोबारा परीक्षा में बैठ सके। तो ये कारण है कि नहीं सर? ये युवाओं के लिए ये कारण है कि नहीं? बिल्कुल कारण है। मैं एक दूसरे बिंदु पर लेके जाना चाह रहा हूँ इसी से रिलेटेड। मैं राजेश वर्मा आपसे सम्मत करता हूँ और मैं इस बिंदु पर लेके जाना चाहता हूँ कि शासन, मुख्यमंत्री और उसके अन्य हाथ पर जैसे पदाधिकारी लोग हैं, तो कहने का मतलब यदि एक बार ये मामला संज्ञान में आता है, तो प्रशासनिक मुखिया का ये मतलब होता है कि उसके ऊपर पूरी तरह से नकेल कसी जाए। ये विगत वर्षों में भी होता आ रहा है, दूसरे तरीके से होता आ रहा है, तरीका अलग होता है, काम वही होता है। तो लेकिन मतलब मैं वापस अपने उसी बिंदु पे लौटता हूं वर्मा जी, जिस विषय को लेकर हम लोग शुरू हुए, मैं वापस उसी बिंदु पे लौटता हूं, क्योंकि ये चर्चा एक ऐसी चर्चा है जो विगत 75 वर्षों में खत्म नहीं हुई, ना होगी कभी। जी हाँ, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में बैठेगा वो अपनी रोटियां सेकेगा। हाँ सर, देखिए शासन कोई भी हो, पेपर हर शासन में लीक होता है, ये कोई प्रमुख नहीं है, क्योंकि इसमें कमी शासन की होती है। क्योंकि देखिए ये बात हम सब जानते हैं, इतने वर्षों से पत्रकारिता में है, सरकार बदलती है, सत्ता बदलती है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन अपने लाभ के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, तो ये तो आप भी मान लिए कि हाँ शासन का ही कहीं नहीं तो कहीं कुछ नहीं तो कुछ दो पे। मैं दूसरे दिन पे आता हूँ, हाँ मैं दूसरे दिन पे आता हूँ, मैं 2-3 पॉइंट रखूंगा और उसके बाद पूर्वांचल की राजनीति पे आऊंगा। अब हम कर्मचारी वर्ग को ही ले लेते हैं। कर्मचारी वर्ग काफी उत्साहित रहता है और किसी भी शासन को सत्ता हस्तांतरित कराने में अपनी आम भूमिका अदा करता है। और आज उत्तर प्रदेश का जितना भी कर्मचारी वर्ग है, शासन से काफी नाराज दिख रहा है। हाँ, बिंदु मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। बिंदु ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि एक बार चुन करके संसद में या विधानसभा में जाता है, तो उसकी पेंशन बहाली हो जाती है। 60 साल तक एक कर्मचारी वर्ग अपने आय को खपाता है, शासन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य में आपको लगाता है। और जब उस कर्मचारी वर्ग को अपनी सेवा की जरूरत होती है, तो शासन सत्ता के लोग उसको पेंशन विहीन बना देते हैं। वर्मा जी इन विषयों पर हम लोग चर्चा आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल अभी आज हम बात कर रहे हैं कल होने वाले मतदान को लेकर। कल जो दूसरे अंतिम मतलब छठे चरण का जो मतदान होना है, हम लोग उसको लेकर बात कर रहे हैं, पूर्वांचल की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ, तो पूर्वांचल की राजनीति मैं चलता हूँ इस टाइम प्रतापगढ़ पांडे जी के पास। पांडे जी, आप प्रतापगढ़ से आते हैं, पत्रकारिता जगत में इतने वर्षों से हैं, प्रतापगढ़ की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले चाणक्य दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। प्रतापगढ़ में जिस तरह से सियासी तापमान बिल्कुल 12 जो है 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और भीषण गर्मी भी न प्रत्याशी और मतदाताओं को बिल्कुल टेंशन साबित हो रही है। और मतदाता यहाँ पर बिल्कुल जो है कल अपने बारी का इंतजार करने के लिए अभी से ही आतुर दिखाई पड़ रहा है। हमने पूरा चारों तरफ भ्रमण किया है। भ्रमण के पश्चात जो नतीजा आया है कि हर मतदाता इतना जागरूक हो गया है कि वो सुबह जो है पहले मतदान, उसके बाद जलदान का जो स्लोगन सरकार द्वारा जारी है उसका अच्छा पालन करने कटबद्ध है।
वैसे प्रतापगढ़ की बात करें तो कुल 1902 मतदेय स्थल प्रतापगढ़ में है और सुबह जो है 7 बजे से लेकर के साढ़े 6 बजे तक मतदान का जो समय रखा गया है और एटीएम ग्राउंड प्रतापगढ़ से जो है पोलिंग पार्टियां गंतव्य को अपने रवाना हो चुके हैं और पहुंच भी चुकी हैं। जिले में धारा की 44 लागू है और महोदय आपको बता दें कि डीएम संजीव रंजन और एसपी सतपाल अंतिम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए लगातार क्षेत्र में जो है भ्रमणशील रह करके सारी फोर्स सतर्क है और हर हाल में मतदान को जो है सब कुशलता के साथ संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। सर पांडे जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रतापगढ़ एक ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जो हर चुनाव में चर्चा का विषय रहा और संवेदनशील लोकसभा सीट भी मानी जाती रही है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन ने जो व्यवस्था कर रखी है, जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, प्रशासन ने जिस तरह से इंतजाम किए हैं वो इंतजाम काफ़ी होंगे इस बार शांतिपूर्ण मतदान के लिए? जी हाँ, अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो पिछले चुनाव से अगर यहाँ सुरक्षा का जायजा लिया जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भारी भरकम फोर्स की जो है तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल एसपी सतपाल अंतिम के नेतृत्व में, डीएम संजीव रंजन के नेतृत्व में बिल्कुल अभेद्य किले के रूप में प्रतापगढ़ को परिवर्तित कर दिया गया है और अभी 2 विधानसभा हमारी कुंडा और बाबागंज लगी थी, तो कौशाम्बी में 50 कौशाम्बी में जो है इनका 2 विधानसभा लगती है, वहाँ पर जो है पूरी निर्बंध रूप से शासन ने जो है चुनाव संपन्न कराया है। तो वैसे अगर हम सुबह की बात करें तो फोर्स यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से चारों तरफ जो है लगी हुई दिखाई पड़ रही है और शांति और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ चुनाव करने की पूरी तरह से उम्मीद पाई जा रही है। ठीक है पांडे जी, मैं फिर लौटता हूँ, अभी आपके पास चलता हूँ। मैं अभी पहले फूलपुर में हमारे साथी हरफूल यादव हमारा इंतजार कर रहे हैं। हरफूल जी, मेरा सीधा सवाल है कि फूलपुर में जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मंच छोड़ के जाना पड़ा, वहाँ के कार्यकर्ताओं का हुजूम इतना ज़्यादा था, इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसको फूलपुर की जनता अपना प्यार देगी? जी धन्यवाद सर, चाणक्य न्यूज इंडिया परिवार को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर फूलपुर की जनता इस समय सर परिवर्तन लाना चाह रही है। जिस दिन पड़िला में राहुल गांधी जी और अखिलेश जी आए थे, इतनी काफी भीड़ थी, वहाँ मैं भी मौजूद था और इतनी काफी भीड़ थी, माइक खराब होने की वजह से दोनों लोग भाषण नहीं दे पाए, उन्हीं की चर्चा किए थे। लेकिन गाँव में जाकर देखा गया कि गाँव के बीच में जो अभी चर्चा हो रही है कि बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी, इन सब चीजों के मुद्दे पर और जो जनता है वह जो है परिवर्तन के लिए हम, लेकिन यहाँ फूलपुर एक वीआईपी सीट मानी जाती है। यहाँ 1952 आम चुनाव में यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी जीत कर प्रधानमंत्री बने थे, यह एक वीआईपी सीट मानी जाती है। यहीं से बीपी सिंह भी चुनाव जीत कर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और यहाँ देखा जाए तो 1996 के बाद फूलपुर ऐसी सीट हुई जहां से बहुजन समाज के काशीराम जी चुनाव लड़े और उन्हीं के चेले जंग बहादुर पटेल, दोनों में काफी टक्कर हुआ। ये होता है कि राष्ट्रीय पार्टी के एक अहम सदस्य थे काशीराम जी की, उनको चुनाव जो राष्ट्रीय स्तर के नेता लड़ते उनको जीता, लेकिन यहाँ टक्कर काशीराम जी हार गए और जंग बहादुर पटेल जी। उसके बाद 2004 में माफिया अतीक अहमद चुनाव जीते और 2009 में कपिल मुनि करवरिया जीते। लेकिन मोदी लहर में 2014 से मोदी लहर चला और यहाँ युवा वर्ग, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा वर्ग, मोदी लहर में सभी लोग मोदी जी को लाइक किए। 2014 से लेकर 2019 तक यानी 24 तक मोदी लहर है। लेकिन इस बार जो चुनावी सरगर्मी है फूलपुर की, इस समय जो है बहुत कांटे की टक्कर चल रही है प्रवीण पटेल और अमरनाथ मौर्य के बीच में। लेकिन कहा नहीं जा सकता है कौन जीत सकता है, लेकिन ये आशा लगाया जा रहा है कि अमरनाथ मौर्य, अगर बीजेपी यहाँ पटेल बाहुल्य संख्या होने के कारण यहाँ पटेल की अधिकतम है, उसके बावजूद अमरनाथ मौर्य और जो बसपा से जो जगन्नाथ पाल जी हैं, अगर जगन्नाथ पाल के वोटों को काटते हैं और अमरनाथ मौर्य अपने समाज के वोटों को पाते हैं तो यहाँ परिवर्तन निश्चित हो सकता है। और इस 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में जो माहौल चल रहा है, लोग उत्साहित हैं वोट देने के लिए। और इसमें अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगी। देखिए, जाएगी नहीं जाएगी वो तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल जो आपने जो बताया वो ठीक है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मोदी लहर में फूलपुर की सीट बीजेपी के पाले में रही, तो आखिर ऐसा कौन सा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस बार वो बीजेपी के पाले से हटकर वो इंडिया गठबंधन के पास जा रही है? देखिए सर, ये मुद्दा ठीक, क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य 2014 में जीते थे जी, तो उन्होंने वादा कर दिया था कि यहाँ हम गांव-गांव एकदम बढ़िया बेहतरीन सब सुविधा कर देंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जीतने के बाद फूलपुर में एक दो बार आने के बाद फिर नहीं आए। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य तो विधानसभा सीट की आप बात कर रहे हैं, मैं लोकसभा सीट की बात कर रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा से ही सर यहाँ जीते थे। अच्छा, 2014 में जी, 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर लोकसभा सीट से जीते थे। ठीक है। हाँ, ये जीतने के बाद फिर यहाँ इस फूलपुर क्षेत्र का विकास करने के लिए नहीं है, जिससे जनता उनसे रुष्ट थी। तो फिर चुनाव हुआ, फिर उसके बाद उपचुनाव में नागेंद्र पटेल जी यहाँ जीते थे जी। नागेंद्र पटेल जी, इसी कारण से जनता नाराज थी कि जीतने के बाद जो उप मुख्यमंत्री होने के बाद फिर उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया था, उप मुख्यमंत्री पाने के बाद कोई भी यानी विकास के रास्ते पर कोई यहाँ योजना नहीं आई फूलपुर में। इसलिए जनता ने नाराज होकर नागेंद्र पटेल को उपचुनाव में जिता दिया। फिर चुनाव हुआ 2019 में, जिसमें फिर अब कांटे की टक्कर देखी गई और फिर जो है मोदी को विकास के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे पर फिर वोटिंग कर दिया गया और केसरी देवी पटेल जीती। और उनका वही हाल था कि जो केशव मौर्य का था वो केसरी देवी पटेल का रहा, वो भी गाँव में नहीं आया, विकास के नाम पर जीरो था फूलपुर। इस कारण से जनता नाराज चल रही विकास की वजह से। और जो भी बात हो रही पेपर लीक, बेरोजगारी मुद्दा, युवाओं का जो रेज हो रहा है, ये सब मुद्दाएं इस समय यहाँ फूलपुर चरम पर है। इसी से जो है यहाँ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। चलिए, मैं चलता हूँ वाराणसी और लौटूंगा आप लोग के पास फिर दोबारा से। अभी चलता हूँ वाराणसी। मुकेश यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, मेरा सीधा सीधा सवाल है, 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार बनारस आए और वहाँ से उन्होंने बोला कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया। मैं आया या नहीं, माँ गंगा ने बुलाया है। तो वाराणसी को आप बहुत करीब से जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में आप काफ़ी समय से। मुकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2014 में गंगा किनारे से जो बयान दिया था, आज 2024 में यानी कि 10 वर्ष में वो बयान सार्थक होता नजर आया या नहीं? धन्यवाद मुकेश यादव सर। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन सर मैं बता दूं, बनारस में काशी की जनता एक जनता मोदी मोदी चाहती है सर। मैं तो ज्यादा नहीं शब्द कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ की जनता केवल मोदी को देखना चाहती है संसदीय क्षेत्र में। उसके पीछे का कारण क्या है? बनारस का कुछ रंग रूप बदला है या नहीं बदला है मुकेश जी? सर एकदम रंग रूप बदला है। सर एक सवाल करना चाह रहे हैं उनसे। ये पूछना चाह रहे हैं कि सर जो प्रधानमंत्री जी बनारस को क्यूटो बनाने के लिए वादा करके गए थे, क्या बनारस क्यूटो बन गया? सर कोई भी काम कोई भी मंत्री बैठेगा, कोई भी वर्क करेगा, तुरंत कोई नहीं कर पाएगा। ये आप 10 साल हो गए। 10 वर्ष की जो आप बात कर रहे हैं, 10 वर्ष हो गए। 65-70 वर्ष होने के बावजूद भी देश को वो सम्मान विदेशों में नहीं मिल पाया था जो आज 10 वर्षों में मिला। अगर हम इस बात पे जाएं तो 65 वर्षों तक क्यों नहीं दिलाया गया सम्मान? जो विदेशों में सम्मान मिला है वो मोदी जी की वजह से मिला है, ये भी मानते हैं। तो 10 वर्षों में आप अपने देश में जहां पर इतने गहरे गहरे गड्ढे थे जिनको भरने में वर्षों लगेंगे, आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि 10 वर्ष में आप पूरे गड्ढों को पाट कर एकदम हेमा मालिनी के गाल की तरह पक्की सड़क कर देंगे? नहीं सर, सवाल है बनारस की। मैं बनारस पे देखिए, बनारस से मेरा भी जन्म से एक रिश्ता है। हम लोग पूर्वांचल की मिट्टी से आते हैं। बनारस को 10 वर्ष पहले जब मैंने चाणक्य शुरू किया था, पहली बार बनारस में ही मैंने काल भैरव के दर्शन करके मैं दिल्ली लौटकर चाणक्य हमने शुरू किया था। तब बनारस की जो स्थिति थी, उस स्थिति में आज तो परिवर्तन है, लेकिन उस परिवर्तन में परिवर्तन तो है सर। जी संसदीय क्षेत्र से मोदी खड़े हुए हैं सर, ये जान लीजिए बनारस डेवलप है सर एकदम। आप आइए बनारस महोदय, और जो काम 75 साल में नहीं हुआ तो वो 15 साल में कैसे हो जाए? महोदय बनारस और पूरे देश के परिदृश्य की बात मैं करूं
तो बनारस एक अनोखा स्थान रखता है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में। मैं भी बनारस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बनारस भी कभी रहा हूँ और आज भी मैं बनारस को देखता हूँ। कल के वाराणसी में और आज के वाराणसी में जमीन आसमान का अंतर है और किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए समय की आवश्यकता होती है और इतनी कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन शायद बहुत तेज प्रगति कही जाएगी इसको। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करना या क्वेश्चन लगाना गलत होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सही दिशा में कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए मैं अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, चलता हूँ प्रतापगढ़। पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही। पांडे जी, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक अहम रोल निभाता आया हमेशा। आपको क्या लगता है इस बार भी प्रतापगढ़ एक अहम रोल निभाएगा? निश्चित रूप से निभाएगा सर। और जैसा कि आपने अपने शब्दों में बताया है कि प्रतापगढ़ देश में अपना स्थान रखता है, उस तरह से प्रतापगढ़ अपनी बात भी अपना निश्चित रूप से सहभागिता निभाएगा। इसमें कहीं कोई बुरा जी, पूरे देश के सभी बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सबके सब प्रतापगढ़ पहुंचे। आपको क्या लगता है इन सब के आगमन के बाद प्रतापगढ़ की जनता का रुख किसकी तरफ गया है? अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो पब्लिक का जो ओपिनियन है, कुछ लोगों ने तो जो बताया है वो कुल मिलाकर के देश के और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भूमिका का निर्वहन जो है अपना कर रहे हैं, लेकिन पहले ज्यादातर मतदाता यहाँ पर कुछ बोलने के तैयार नहीं है। यहाँ बात की जाए तो बीजेपी के संगमलाल गुप्ता और सपा समर्थक डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, जिनको इंडी गठबंधन का पूरी तरह समर्थन है, जिसमें मुख्य तौर पर राज्यसभा के नेता प्रमोद तिवारी उनको अपना समर्थन दे रखा है और मुंडा के विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया का समर्थन है, आम आदमी पार्टी का समर्थन है। इस तरह से इंडी गठबंधन में जितने भी दल हैं ज्यादातर और छत्तीसों का भी समर्थन सीधे डॉक्टर एसपी सिंह पटेल की तरफ दिखाई पड़ रहा है। तो सीधे अगर हम बात की जाए तो बसपा से प्रत्यक्ष मिश्रा भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो हाथी पे दिखाई पड़ रहे हैं। सीधे टक्कर संगमलाल और भाजपा और सपा के डॉक्टर एसपी सिंह पटेल से जहाँ की लड़ाई देखी जा रही है। यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है लोग किस करोड़ में का, ये आने वाली 4 तारीख को ही पता चल सकता है प्रतापगढ़ का रिजल्ट क्या। चलिए, मैं अभी सभी साथियों से मेरा एक अंतिम सवाल होगा और एक एक करके बारी बारी में आप सबके सामने पास आऊंगा और ये सवाल आखिरी होगा। इसके बाद फिर हम लोग कल फिर मतदान के दौरान आप लोगों से चर्चा करेंगे। मेरा अंतिम सवाल पांडे जी आपसे ये है, एक लाइन में मेरा सिंगल सवाल है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उस व्यक्ति को हराने के लिए यानी कि एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के इतने सारे घटक दल लगे हुए हैं। क्या वास्तव में उस व्यक्ति का अपना वजूद इतना मजबूत है कि उसको हराने के लिए 15-20 लोगों को इकट्ठा होना पड़ा? सर, अगर सीधी बात की जाए तो इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनके कद का, उनकी सोच का और उनके कर्तव्य का तो कोई नेता जो है देश में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए उनको हराने के लिए सारे दल बिल्कुल अपनी जो है अपने ही राह चला रहे हैं और कहीं न कहीं निश्चित रूप से उनकी बढ़ती शासन, बढ़ती सत्ता और उनके कद और काठी को देखते हुए सारे लोग जो है बिल्कुल इकट्ठा होकर के उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए वर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पे? मैं इस सवाल पे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी गंदे और गलत लोग हैं राजनीति में एक जगह एकत्रित हो चुके हैं, जो वो सब भ्रष्टाचारी हैं। काश यदि ये भ्रष्टाचारी नहीं होते तो 70 सालों के बाद इन लोगों को एक साथ एकत्रित नहीं होना पड़ता, फिर भी ये सफलता नहीं पा रहे हैं। तो सीधा सा जवाब ये है कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह एकत्रित हो चुके हैं, फिर भी वो किसी एक सत्य का सामना नहीं कर पा रहे। कारण ये है कि यदि वो सत्य होते, सही होते, जगह से काम करते और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में लगे रहते, राष्ट्र की सेवा में लगते, तो फिर इन लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये राष्ट्र में एक दरकिनार यानी हाशिए पर इनको जाना नहीं पड़ता है। तो वो शख्सियत जो है एक महान शख्सियत है अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए, राष्ट्रीय छवि के लिए। मेरा कहना इतना ही है इस प्रतिनिधि के लिए। हरफूल यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पे? देखिए सर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक महान शख्सियत है। इनकी पहचान भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। इन्होंने विदेशों में भी डंका बजाया है भारत का मान सम्मान जो हो इन्होंने ऊंचा किया है विदेशों में।
लेकिन कारण एक ये बनता है कि सभी एक बार जब चुनाव हुआ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री दावेदार हुए तो भारत देश में सभी लोग मोदी 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 कर रहे, लेकिन जो ये एक गठबंधन हुआ तो इन मोदी जी का कोई सामने अकेला कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके। लेकिन तो ये रणनीति होती है, अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति होती है कि हो सकता है मिलकर हम सब लोग मोदी जी का यानी टक्कर। नहीं, मेरा सवाल हरफुल वही है कि एक व्यक्ति को हराने के लिए सभी पार्टियों को अपनी रणनीति बदलकर एक थाली में आना पड़ा। हाँ सर, ये क्योंकि मोदी का इस समय टक्कर लेने वाला कोई भी पार्टी का राजनेता इतना सक्षम नहीं है जो मोदी जी का टक्कर ले सके। मोदी जी अकेले इतने शक्तिमान, इतने वो है, उनका वर्चस्व है कि जनता जो है उनके नाम पर ही पागल रहती है। और जितने भी हैं, ये मान लेते हैं जितनी भी पार्टियां हैं भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, ये भ्रष्टाचार इनका अगर अलग अलग छोटे छोटे पार्टियों से मिलकर, जिस राज्य में पार्टियां मजबूत हैं उनसे मिलकर अगर लड़ रहे हैं तो भी टक्कर देने के लिए हमें अंदाजा नहीं लगता कि उनका अकेले ये लोग टक्कर दे पाएंगे। चलिए मैं चलता हूँ वाराणसी। मुकेश, क्या कहना चाहोगे आप इस बात पे? बस जिसमें भी कोई गठबंधन कर ले, कोई भी नेता आके कुछ भी कर ले, पूरे भारत की जनता बस केवल मोदी को देखना चाहती है। बस इसके लिए उनके पास कोई शक नहीं है। चलिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चाणक्य स्पेशल हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अंतिम में एक सभी चर्चाओं को सभी साथियों की बात सुनने के बाद, सभी साथियों से चर्चा करने के बाद एक ही बात निकल कर आई कि व्यक्तिगत तौर पर मोदी का जो वर्चस्व है, जो स्वरूप है, जो उनका तरीका है, उनका कार्य करने की जो शैली है, वो अन्य राजनीतिक दलों पे कहीं ना कहीं भारी पड़ती, हमेशा पड़ती रही और आज भी पड़ती है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि INDI गठबंधन बनाना पड़ा और सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक दलों को जिनके विचार नहीं मिलते थे, उनको एक मंच पे सबको मिलना पड़ा। लेकिन अब फैसला आम जनता को करना है, इस देश की जनता को करना है, जिनका फैसला 4 जून को आएगा। और 4 जून को हम सब इस बात का इंतजार करेंगे कि आखिर जनता जनार्दन किसको चुनती है, आखिर अब की बार किसकी सरकार बनती है, मोदी दोबारा, तिबारा या फिर INDI गठबंधन। ये फैसला जनता करेगी। फिलहाल चाणक्य स्पेशल में आज इतना ही, फिर लौटेंगे और अधिक चर्चा करेंगे आप सबके बीच और सब चीज़ों को हम लेके आएंगे सामने। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।